आज एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे मीडिया उठाता नहीं। मीडिया के किसी पन्ने में आपको यह खबर देखने को नहीं मिलेगी। जो राजनीति करने वाले नेता हैं वो इस खबर को उठाते नहीं, इस मुद्दे को उठाते नहीं। आज हम वो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या बनने जा रही है, जिसके बदौलत राजनीतिक दल के लोग आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, आज उसे भूल गए हैं। आज मीडिया भूल गई है कि जो सबसे ज्यादा उनके खबरों को पढ़ने वाले और उनके खबरों पर असर जिसे पड़ता है वो लोगों को मीडिया भी भूल गई है। हम ऐसे लोगों की आज चर्चा करने जा रहे हैं जो झारखंड में लाखों करोड़ों की संख्या में है, जिनकी बदौलत झारखंड सुंदर और सुनहरा बन पाता है। नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। आज ऐसी परिचर्चा को लेकर आया हूं जिस परिचर्चा को सुनने के बाद आपको भी काफी दुख होगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, पहले आपका स्वागत करूंगा, फिर मुद्दा को बताता हूं। आज एक बड़ी मुद्दे को लेकर हम लोग इस परिचर्चा में जुड़े हैं, क्योंकि लगभग 14 तारीख को बोकारो डीसी के तरफ से एक सूचना दी जाती है कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक अब बालू का उठाव बंद कर दिया जाएगा बोकारो जिले में। ऐसे तो झारखंड में अलग अलग जिले के उपायुक्तों ने अपने अपने जिले में बताया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको कि ये जो बालू है, केवल बालू उठाने से और नहीं उठाने से क्या क्या चीज प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते हजारों लोग, लाखों लोग बेरोजगार होंगे। हम क्यों कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये मुद्दा झारखंड का है, क्योंकि बोकारो विधानसभा में 4 विधानसभा पड़ते हैं और 4 विधानसभा जो है उसमें कुछ ही पार्ट शहरी है और तमाम क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। उन ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते हैं। आपने देखा होगा, हम लोग चंदनकारी विधानसभा जब जाते हैं या बेरवो विधानसभा जाते हैं, गोमिया विधानसभा जाते हैं या खुद बोकारो विधानसभा की चर्चा कर लूं तो उसके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे लोग मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के लिए वो 100-100 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर, मतलब जिसका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को पूरा कर उस जगह पे पहुंचते हैं और मजदूरी करने के लिए वो जाया करते थे। लेकिन बालू उठाव नहीं होने के चलते पूरी तरह से काम बंद हो चुका है और लाखों लोगों को रोजी रोजगार पर संकट आ गया है। तो क्या लगता है अब इन 4 महीनों में उन गरीब लोगों को जो मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे, वो गरीब लोग जो राजनीतिक दलों को वोट देकर उन्हें नेता बनाते हैं, वो गरीब लोग जिनकी बदौलत आज झारखंड अच्छे मुकाम पे है, वो गरीब लोग जिनके मेहनत मजदूरी के बदौलत ये झारखंड कला है, वो गरीब लोग जो आज राजनीतिक दलों को जब गांव में जाते हैं तो उनको एक अच्छा वोट बैंक मिलता है, उन्हें क्यों भूल गए हैं ये नेता लोग? क्यों नहीं बातें इसकी उठाई जा रही है? क्यों मीडिया कवरेज इस पे नहीं दे रहा है कि हजारों जो मजदूर थे वो मजदूर अब घर में बैठे हुए हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं? कैसे 4 महीने तक ये मजदूर चलाएंगे? तो शर्मा जी, इसी पे परिचर्चा है और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 4 महीना है इन मजदूरों पे कितना बुरा बीतने वाला है। बिल्कुल हिमांशु जी, जैसा कि आपने कहा, ये जो एक बहुत ही गंभीर मसला है पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे बोकारो जिले के लिए। उपायुक्त महोदय ने एक चिट्ठी जारी की है, इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का हवाला देते हुए उन्होंने 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक पूरे जिले में बालू के नदी से निकासी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने इसके साथ ही 50 अनुमंडल के जो एसडीओ हैं और बेरमो अनुमंडल के जो एसडीओ हैं, इसके साथ ही जितने अधिकारी हैं, चाहे सीओ, बीडीओ, सभी को आदेश जारी किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में ये सुनिश्चित कर लीजिए कि किसी भी कीमत पर नदियों से बालू की निकासी इस तिथि के अंतर्गत नहीं होगी। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। एक सरकारी आदेश जारी हो जाता है, आदेश जारी होने के साथ ही सारी व्यवस्थाएं एक तरह से कोलैप्स हो जाती है हिमांशु जी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इस व्यवसाय को लेकर, इससे जो बालू से कई सारे व्यवसाय पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के साथ हमारे जिले से जुड़े हैं, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, सबसे जो अहम मुद्दा इसमें प्रधानमंत्री आवास, जिसको हम कहते हैं कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार गरीबों को घर बनाकर दे रही है,
वो प्रधानमंत्री आवास अब कैसे बनेगा? नहीं, मैं इन मुद्दों पे आऊंगा, क्या क्या इससे बाधित हो रहा है मैं उसे बिल्कुल पाट करके बताऊंगा। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था कि राजनीतिक दल की चुप्पी क्यों है? आपको याद होगा कि 2000 जब हम लोगों ने 14 में चंदन क्यारी में मैं कवरेज कर रहा था और पहली बार अमर कुमार बावरी को टीवी स्क्रीन पे हमने लाया था अपने डी फोकस के माध्यम से, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, जो मंत्री भी बाद में बने थे, उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि हिमांशु जी आप चंदन क्यारी के किसी भी गांव में चले जाएं, पूरा का पूरा गांव खाली है, क्योंकि 10 बजे तक लोग यहाँ से मजदूरी करने के लिए बोकारो चले जाते हैं। तो जब वहाँ के लोग मजदूरी करते हैं तो आज वो लोग कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे? 4 महीना उनका चूल्हा कैसे जलेगा? झारखंड की राजनीति को आप जैसे देखिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, आजसू, आरजेडी या जितने भी राजनीतिक दल है, अब आम आदमी पार्टी की बात कर ले जो आम आदमी की बात करती है, इनमें से किसी को भी इस मामले पर आज तक आपने कहीं भी एक शब्द बोलते हुए नहीं सुना होगा। चाहे आप दूसरे क्षेत्र की बात कर ले, अभी जो अग्निपथ की बात हो रही है, इसमें सभी राजनीतिक दल, उसके नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन जिस गरीब दिहाड़ी मजदूर जिसको हम बोलते हैं कि प्रतिदिन कुआं खोदेंगे और प्रतिदिन उसके घर का चूल्हा जलेगा, उसकी क्या हो रही होगी, उसके क्या बीत रही होगी, उसके परिवार इन डिसीजन के बाद कैसे जिंदा होंगे, इसके बारे में शायद ही कोई कुछ बोलने को तैयार। और आप हमेशा देखे होंगे कि जब भी आप चाहे जोधाड़ी मोड़ जाइए, ITI मोड़ जाइए, महावीर चौक जाइए, चेक पोस्ट या चीरा चास, कहीं भी आप जाइए, बड़ी संख्या में मजदूर सुबह 7 बजे खड़े नजर आते थे। अभी आप जाके देखिए वो मजदूर कहाँ गए, क्योंकि उन्हें कोई काम कैसे मिलेगा जब बालू ही आपके क्षेत्र में नहीं है, तो घर बनेंगे ना नाली बनेंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनका काम पूरी तरह ठप हो गया। ठीक है, नेता नहीं उठाते, पत्रकार को तो उठाना चाहिए। मैं कभी नहीं किसी अखबार में पढ़ता या कोई जो दैनिक अखबार है उसमें मजदूरों की चर्चा कहीं नहीं होती। पत्रकार क्यों भूल गए कि लाखों की जिनकी जब सबसे बड़ी आबादी है वो आज बेरोजगार बैठा हुआ है, तो पत्रकार भी क्यों भूल जा रहे हैं, क्यों इस मुद्दे को दाबा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसमें चूक जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब हम लोगों ने पहल की है तो कल से हो सकता है पत्रकार और जो हमारे जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं इस दिशा में भी कदम उठाएंगे और खोज कर इस बारे में जरूर खबर लाएंगे। हिमांशु जी, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि हम लोग शुरुआत करते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। नहीं, शुरुआत हम लोगों ने किया है, और शुरुआत क्यों किया है ये भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा में जब भी हम लोग जाते हैं तो तमाम आवाम हमसे मिलती है, तो हमें मालूम है उनका दर्द, हम जानते हैं कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि ये आदेश निकलने के बाद कैसे गरीब वो लोग जो साइकिल चलाकर बोकारो स्टील सिटी आया करते थे और किसी ठेकेदार के यहाँ काम किया करते थे या किसी के जो पर्सनल घर है उनमें काम किया करते थे, अलग अलग जगहों पे जाके काम किया करते थे। और बालू एक ऐसा चीज है कि बालू नहीं रहने के चलते तमाम चीज बंद है। तो ये तो हो गई मजदूरों की बात, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे भी बातें जानकारी में देना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि अब देखिए ये बालू नहीं आ रहा है जिसके चलते काफी दिक्कतें हैं। अब दिक्कत केवल मजदूरों के साथ ही नहीं है, आप बताएं हमें कि जो गिट्टी के कारोबारी हैं, जो लोहा व्यापारी हैं, क्योंकि जब बालू ही नहीं जा रहा है तो लोहा बिकेगा कहां से, और जब लोहा नहीं बिकेगा तो लोहा व्यापारी भी काफी परेशान होंगे। जो लोहा व्यापारी लोन लिया करते हैं, सीसी लिया करते हैं और काफी लोन है, काफी दबाव रहता है। सीमेंट व्यवसाय है इसमें से। जी बिल्कुल, उनके साथ व्यवसाय तो इसी स्तर से होता है कि वे बड़े बड़े बैंकों से लोन लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, और अचानक यह निर्णय आने के बाद अब उनके साथ भी यह संकट आ गया है कि उनकी चीजें अब बिकने से रही वो पूरी तरह से एक तरह से बंद हो गई। चाहे गिट्टी की बात कर लें, लोहा की बात कर लें या सीमेंट की बात कर लें, तो वो जो लोन लिए हुए उस लोन को कैसे चुकता कर पाएंगे, सबसे बड़ा अभी उनके साथ टेंशन यही है कि ये जो अचानक बंद करने का निर्णय ले लिया जाता है, इस तरह के निर्णय अचानक आखिर क्यों ले लिए जाते हैं, लोगों को समय क्यों नहीं मुहैया कराया जाता है और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था आखिर सरकार की तरफ से क्यों नहीं की जाती। हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले एक ऑप्शन होना ही चाहिए कि हम ये निर्णय, ये डिसीजन ला रहे हैं
तो इससे पहले ये ऑप्शन भी ले आए ताकि लोगों को जो समस्याएं, जो लोन लेकर या जो राजमिस्त्री है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी आप देखते होंगी प्रतिदिन चास आती हैं, उनके साथ क्या गुजरेगा। अच्छा, लोगों के साथ 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 व्यवसायियों के साथ भी एक मजाक हो रहा है। जी, जी। आप देखिए, इधर बालू सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन जितने सरकारी विभाग हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे भवन हो, रोड हो, तमाम जो विभाग हैं वो हर रोज टेंडर निकालती है। बिल्कुल, टेंडर निकाल रही है, ठेकेदार को बुला रही है, टेंडर पेपर भरा जा रहा है, उसके बाद एग्रीमेंट भी किया जा रहा है और काम भी किया। तो ठेकेदार काम करे तो कैसे करे? बिल्कुल, वो काम कहां से कर पाएगा? सबसे बड़ा तो डिसीजन यहाँ वही मैं बता रहा हूँ कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था इससे पहले करना चाहिए था, ताकि ये जो बालू की समस्या, इसके साथ ये सभी समस्या एक साथ जुड़ती है। तो जब आप टेंडर निकाल देते हैं, नाली बना लेना है चास नगर निगम क्षेत्र में या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, तो वो नाली आखिर कैसे बनेगी जब बालू ही आपके पास नहीं है और बालू आप कहीं से ला नहीं सकते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या भी है। और इसके बाद कुछ विकल्प आप देखिए क्या खुलेगा। एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा शर्मा जी। प्रधानमंत्री की एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री के कहा जाता है कि बहुत ही दिल से उन्होंने गरीबों को तोहफा दिया था। तो ये तोहफा अब 4 महीने के लिए इस तोहफे को रोक दिया जाए, इसे कैसे लेते हैं? जब बालू ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री आवास। बिल्कुल, मेरे ही गाँव में, मैं वार्ड नंबर 35 में रहता हूँ हिमांशु जी। आज सुबह ही मैं गाँव तरफ गया था और मैंने देखा कि कुछ अधूरे घर पड़े हुए प्रधानमंत्री आवास के। मैंने उनसे पूछा तो बोला कि क्या करें, अब बालू की कहीं बात करते हैं तो कोई ब्लैक से भी, ये आप एक बहुत बड़ी और समस्या देंगे कि ब्लैक की भी सिस्टम इसमें हिमांशु जी। रात 12 बजे बड़े हाईवा रोड में आएंगे और आपको कहां से बालू आता है ये सोचने की जरूरत है। लेकिन उसका दाम, आप एक ट्रैक्टर का दाम 6 से 8 हजार रुपये है। अब ये जो प्रधानमंत्री आवास की एक निश्चित राशि है, उसी राशि में आपको घर बना लेना है, पूरे घर को तैयार करना है। अब वो 8 हजार रुपये एक ट्रैक्टर अगर बालू खरीदेगा तो जो प्रधानमंत्री का सपना है वो सपना कैसे साकार हो पाएगा? मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, यही तो उन लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को घर का बेटा समझकर हमने मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया, आखिर इस तरह के डिसीजन क्यों होते हैं प्रदेश में? अच्छा, हमारे दर्शकों को शर्मा जी जरा बताएं कि बालू नहीं रहने के चलते कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने बता दिया कि ईंट का जो व्यवसाय, ईंट के जो कारोबारी हैं वो बंद हो गया। अब ईंट कौन खरीदेगा जब काम ही नहीं, घर के काम नहीं हो रहे हैं, बिल्डर नहीं कर रहे हैं। गिट्टी के जो व्यवसाय है उनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। लोहा के कारोबारी, जिसको हम लोग रड या सरिया बोलते हैं, उसके कारोबारी पर संकट है। सीमेंट के कारोबारी के साथ भी संकट है। इसके साथ ही साथ हिमांशु जी, इसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ, सबसे जो अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का क्षेत्र है, बिल्डर का क्षेत्र, जिसको कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र बोलते हैं, वो सारे बिल्डिंग अभी बंद है। उसमें हजारों लोग काम करते हैं प्रतिदिन। तो वो जब बिल्डिंग ही नहीं बन रहे हैं तो वो जो हजारों लोग काम करते थे उसके रोजी रोटी कैसे चल रहे होंगे? भगवान भरोसे चल रहे हैं। अब आप जो 25 किलो चावल देते हैं उससे कैसे उसका घर चलेगा, ये तो प्रधानमंत्री न बता पाए, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो आला अधिकारी इनको सोचना चाहिए हिमांशु जी। और साथ ही साथ मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो ट्रैक्टर चलाने वाले लोग हैं या ट्रैक्टर में जो बालू लोड करने वाले लोग हैं, ट्रक चलाने वाले, उसमें बालू या गिट्टी लोड करने वाले लोग हैं, उनका भी घर बंद हो गया, उनका भी चूल्हा जलना लगभग बंद हो गया, क्योंकि अब बालू ही नहीं आ रहा है तो उनको काम कहां से मिलेगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या कि इतने सारे लोग एक साथ सड़क पर आ गए हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसी पर हम और आप इस समय चर्चा कर रहे हैं कि किसी तरह अगर इस बात को हमारे आला अधिकारी समझ रहे हैं तो उच्च स्तर तक ले जाए और इस पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो सुना आपने, इस पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। राम नारायण शर्मा जी ने साफ तौर पे बताया कि एक केवल और केवल बालू बंद हो जाने से कितने सारे व्यवसायी सड़क पे आ गए हैं, कितने सारे व्यवसायी सड़क पे आ गए हैं। और सबसे बड़े वो लोग जो राज्य सरकार के भरोसे रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और शाम को जो पैसा मिलता है उस पैसे की लेकर अपने घर जाते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, बच्चों के लिए भोजन ले जाते हैं, उनका लालन पालन कैसे हो रहा होगा, ये चिंतनीय विषय है।